बेबाक अंदाज, कुशल राजनीतिज्ञ, नेतृत्व से परिपूर्ण भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 70 के दशक के आसपास प्रसिद्धता मिली। वे भारत की आयरन लेडी, कांग्रेस की आत्मा आदि नामों से भी जानी जाती है। 1971 में पाकिस्तान को दो भागों में बांटकर बांग्लादेश का निर्माण भी माननीय इंदिरा गांधी जी के ही कार्यकाल में हुआ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। नंबर 1, इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। वे उनकी एकमात्र संतान थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। नंबर 2, 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांतिनिकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्वभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठीं, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन, इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्मवैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। नंबर 3, ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वामवर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रही, जिसने आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनैतिक हत्या हुई। नंबर 5, जब इंदिरा गांधी मात्र 5 साल की थी तो स्वदेशी आंदोलन के चलते उन्होंने अपनी विदेशी गुड़िया तथा अन्य खिलौनों को आग में झोंक दिया था। जब इंदिरा गांधी छोटी थी तो उन्होंने अपने पिता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते देखा था और 11 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ छोटे बच्चों की एक सेना बनाई, जिसे वानर सेना नाम दिया गया। नंबर 6, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 1969 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पद पर रहते हुए पृथ्वी पर बेहद ध्यान दिया और हरित क्रांति को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 40% पूंजी को प्राइमरी सेक्टर जैसे कि कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए रखा गया। नंबर 7, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके कार्यकाल के शुरुआत के दिनों में उन्हें गूंगी गुड़िया का नाम भी दिया गया। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो शुरुआत के 1 से 2 साल में वह किसी भी कार्यक्रम में बोलने से हिचकी जाती थी तथा कार्यक्रमों में भाग लेने में असहज महसूस करती थी। कहा जाता है
कि एक बार 1969 में इंदिरा गांधी को जब बजट पेश करना था तो वह कुछ बोल नहीं पाई, जिस कारण विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया का तमगा दे दिया। नंबर 8। महाद्वीप यूरोप और ब्रिटेन में रहते समय उनकी मुलाकात एक पारसी कांग्रेस कार्यकर्ता फिरोज गांधी से हुई और अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्मवैदिक समारोह में उनसे विवाह किया। ठीक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले, जब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चरम एवं पुरजोर राष्ट्रीय विद्रोह शुरू की गई। सितंबर 1942 में वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार की गई और बिना कोई आरोप के हिरासत में डाल दिए गए थे। अंततः 243 दिनों से अधिक जेल में बिताने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को रिहा किया गया। 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। नंबर 9। सन 1947 के भारत विभाजन अराजकता के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का यह पहला मौका था। गांधीगण बाद में इलाहाबाद में बस गए, जहां फिरोज ने एक कांग्रेस पार्टी समाचार पत्र और एक बीमा कंपनी के साथ काम किया। उनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ में ठीक रहा, लेकिन बाद में जब इंदिरा अपने पिता के पास नई दिल्ली चली गई, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो अकेले 3 मूर्ति भवन में एक उच्च मानसिक दबाव के माहौल में जी रहे थे, वे उनकी विश्वस्त, सचिव और नर्स बनी। उनके बेटे उसके साथ रहते थे, लेकिन वो अंततः फिरोज से स्थायी रूप से अलग हो गई, यद्यपि विवाहित का तगमा जुटा रहा। नंबर 10। 1965 के बाद उत्तराधिकार के लिए श्रीमती गांधी और उनके प्रतिद्वंद्वियों केंद्रीय कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के बीच संघर्ष के दौरान बहुत से राज्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी संगठनों से उच्च जाति के नेताओं को पदच्युत कर पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करते हुए उन जातियों के वोट इकट्ठा करने में जुट गए, ताकि राज्य कांग्रेस पार्टी में अपने विपक्ष तथा विरोधियों को मात दिया जा सके। नंबर 11। सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएं उभरी, जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटों वाली लोकसभा में 297 आसन प्राप्त किए। उन्हें देसाई को भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। 1969 में देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिका अपने 7वें बेड़े को भारत को पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाते हुए कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेष रूप से कश्मीर के सीमा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है, चेतावनी के रूप में बंगाल की खाड़ी में भेजा। यह कदम प्रथम विश्व से भारत को विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी के साथ एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनैतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। नंबर 12। लेकिन जनवादी चीन गणराज्य से परमाणु खतरे तथा 2 प्रमुख महाशक्तियों की दखलंदाजी में रुचि भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं महसूस किए जाने के मद्देनजर गांधी का अब एक राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम था। उन्होंने नए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 सप्ताह तक चलने वाली शिमला शिखर वार्ता में आमंत्रित किया था। वार्ता के विफलता के करीब पहुंच दोनों राज्य प्रमुख ने अंततः शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कश्मीर विवाद को वार्ता और शांतिपूर्ण ढंग से मिटाने के लिए दोनों देश अनुबंधित हुए। कुछ आलोचकों द्वारा नियंत्रण रेखा को एक स्थायी सीमा नहीं बनाने पर इंदिरा गांधी की आलोचना की गई, जबकि कुछ अन्य आलोचकों का विश्वास था कि पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी भारत के कब्जे में होते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से निकाल लेना चाहिए था।
लेकिन यह समझौता संयुक्त राष्ट्र तथा किसी तीसरे पक्ष के तत्काल हस्तक्षेप को निरस्त किया एवं निकट भविष्य में पाकिस्तान द्वारा किसी बड़े हमले शुरू किए जाने की संभावना को बहुत हद तक घटाया। भुट्टो से एक संवेदनशील मुद्दे पर संपूर्ण आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर उन्होंने पाकिस्तान को स्थिर और सामान्य होने का मौका दिया। नंबर 13, गांधी ने व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के पदक्षेप स्वरूप अशांति मचाने वाले ज्यादातर विरोधियों के गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। तदुपरांत उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैले अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा करें। तदनुसार अहमद ने आतंरिक अव्यवस्था के मद्देनजर 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। नंबर 14, देसाई प्रधानमंत्री बने और 1969 के सरकारी पसंद नीलम संजीव रेड्डी गणतंत्र के राष्ट्रपति बनाए गए। गांधी को जब तक 1978 के उपचुनाव में जीत नहीं हासिल हुई, उन्होंने अपने आप को कर्महीन, आयहीन और गृहहीन पाया। 1977 के चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। जगजीवन राम जैसे समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस गांधी दल अब संसद में आधिकारिक तौर पर विपक्ष होते हुए एक बहुत छोटा समूह रह गया था। गठबंधन के विभिन्न पक्षों में आपसी लड़ाई में लिप्तता के चलते शासन में असमर्थ जनता सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह कई आरोपों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिनमें से कोई एक भी भारतीय अदालत में साबित करना आसान नहीं था। इस गिरफ्तारी का मतलब था इंदिरा स्वतः ही संसद से निष्कासित हो गई, परंतु यह रणनीति उल्टे अपदापूर्ण बन गई। उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक चल रहे मुकदमे से उन्हें बहुत से वैसे लोगों से सहानुभूति मिली जो सिर्फ 2 वर्ष पहले उन्हें तानाशाह समझ डर गए थे। छोटे छोटे साधारण मुद्दों पर आपसी कलहों में सरकार फंस कर रह गई थी और गांधी इस स्थिति का उपयोग अपने पक्ष में करने में सक्षम थी। उन्होंने फिर से आपातकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए कौशलपूर्ण ढंग से क्षमाप्रार्थी होकर भाषण देना प्रारंभ कर दिया। जून 1979 में देसाई ने इस्तीफा दिया और श्रीमती गांधी द्वारा वादा किए जाने पर कि कांग्रेस बाहर से उनके सरकार का समर्थन करेगी, रेड्डी के द्वारा चरण सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नंबर 15, गांधी के बाद के वर्ष पंजाब समस्याओं से जर्जर थे। सितंबर 1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाले का अलगाववादी सिख आतंकवादी समूह सिख धर्म के पवित्रतम तीर्थ हरिमंदिर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के एक प्रयास में सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। सैन्य और नागरिक हताहतों की संख्या के हिसाब में भिन्नता है। सरकारी अनुमान है 4 अधिकारियों सहित 79 सैनिक और 492 आतंकवादी। अन्य हिसाब के अनुसार संभवत 500 या अधिक सैनिक एवं अनेक तीर्थयात्रियों सहित 3000 अन्य लोग गोलीबारी में फंसे, जबकि सटीक नागरिक हताहतों की संख्या से संबंधित आंकड़े विवादित रहे हैं। इस हमले के लिए समय एवं तरीके का निर्वाचन भी विवादास्पद है। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से 2 थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों सिख। 31 अक्टूबर 1984 को वे अपनी सेवा हथियारों के द्वारा एक सफदरजंग रोड, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनैतिक हत्या की। वो ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को आयरिश टेलीविजन के लिए एक वृत्तचित्र फिल्माने के दौरान साक्षात्कार देने के लिए सतवंत और बेअंत द्वारा प्रहरारत एक छोटा गेट पार करते हुए आगे बढ़ी थी। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेअंत सिंह ने अपने बगल वाले शस्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह एक स्टेन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। उनके अन्य अंगरक्षकों द्वारा बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और सतवंत सिंह को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही दम तोड़ दी थी, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों को दर्शाती है तथा कुछ बयानें 31 बुलेटों के उनके शरीर से निकाला जाना बताती है।
उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.